डियर स्टूडेंट, आज हम पेज नंबर 203 पे प्रॉब्लम 4A2 है उसको सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारे पास जो डाटा गिवन है ऑन अप्रैल 1 1994 का है। जो डाटा गिवन है मैंने आपके सामने पुट कर रखा है। 10 कॉलम वर्कशीट बना रहे हैं स्पेस ना होने की वजह पे। इससे ऊपर जो है ना हमने हेडिंग में लिखना होगा नेम ऑफ बिज़नेस, फिर लिखेंगे दूसरे कॉलम में 10 कॉलम वर्कशीट हेडिंग के अंदर, फिर फॉर द मंथ ऑफ 30 अप्रैल 2000 का हिसाब किताब हम बना रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। सबसे पहले हम लिखेंगे ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस आपके पास गिवन होगा। ट्रायल बैलेंस कहाँ से आया? एडजस्टमेंट से। ट्रायल बैलेंस आप लेजर से बनाते हैं। लेजर आपका फिर पहले उससे क्या होता है? जर्नल होता है। ट्रायल बैलेंस गिवन है। ट्रायल बैलेंस के बाद हम एडजस्टमेंट्स करेंगे। एडजस्टमेंट जब ट्रायल बैलेंस के साथ मिलाएंगे तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से हम इनकम स्टेटमेंट और फिर उसके बाद हम बैलेंस शीट करेंगे। यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट अकाउंट्स अलहदा लिख दिया है, इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स अलहदा लिख दिया है। जो हमारे पास नेचर ऑफ अकाउंट्स एग्जिस्ट करते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। या बिज़नेस में एसेट्स होंगे या लायबिलिटीज़ होंगी। नंबर 4 पे ओनर इक्विटी एसेट्स होंगे, लायबिलिटीज़ होंगी। नंबर 3 पे रेवेन्यू होगा। नंबर 4 पे एक्सपेंसेस होगा। 4 टाइप्स के आपके नेचर ऑफ अकाउंट्स हैं। या 5वें नंबर पे आप पे ड्राइंग्स भी हो सकती है। 5 टाइप्स के टोटल जो है ना आपके पास नेचर ऑफ अकाउंट्स हैं। एसेट्स जो हैं वो बैलेंस शीट में जाएंगे, लायबिलिटीज़ भी बैलेंस शीट में जाएगी। इनकम स्टेटमेंट के अंदर रेवेन्यू हम लिखेंगे, इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाएगी, और एक्सपेंसेस लिखेंगे वो भी इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाएंगे। जो एसेट्स हैं वो बैलेंस शीट में डेबिट साइड पर, जो लायबिलिटीज़ हैं वो बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड पर। इनकम स्टेटमेंट में जो रेवेन्यू है इनकम स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पर, जो एक्सपेंसेस हैं वो इनकम स्टेटमेंट की डेबिट साइड पर। हम रेवेन्यू से एक्सपेंसेस लेस करेंगे तो हमें डिफरेंस जो है ना नेट इनकम फाइंड हो जाएगा। वही नेट इनकम हम बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। मैं नेचर ऑफ अकाउंट्स रीड आउट कर रहा हूँ। हमारे पास नंबर 1 पे कैश गिवन है जो कि बैलेंस शीट में हम एसेट्स के तौर पर दिखाते हैं। कैश 10,060 है, यानी कि 10,060 का फिगर है हमारे पास कैश का। इसके बाद नंबर 2 पे है लीगल फ़ी रिसीवेबल, उसके आगे अमाउंट गिवन नहीं है। इसका मतलब ये है कि लीगल फ़ी रिसीवेबल का नेचर ऑफ अकाउंट एग्जिस्ट करता है, उस पर कोई एडजस्टमेंट होगी। 30 अप्रैल को जाकर कोई चीज़ उसके अंदर हमने एडजस्ट करनी होगी, तो उन्होंने बता दिया लीगल फ़ी रिसीवेबल। ये इस पर कोई फिगर मौजूद नहीं है, वैसे करंट एसेट्स है। इसके बाद हमारे पास अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस गिवन है जो कि 3000 है। ये बैलेंस शीट में एसेट्स के तौर पे हम दिखाएंगे। प्रीपेड ऑफिस रेंट है, ये भी हमारा बैलेंस शीट में एसेट्स के तौर पर दिखाया जाता है। ऑफिस सप्लाईज है, ये भी बैलेंस शीट में एसेट के तौर पर दिखाया जाता है। ऑफिस इक्विपमेंट है, बैलेंस शीट में एसेट्स के तौर पर दिखाया जाएगा। अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट ज़ीरो बैलेंस है, क्रेडिट साइड पर लिखा जाता है, ये कंट्रा एसेट्स हैं। नोट्स पेएबल बैलेंस शीट में लायबिलिटी के तौर पे हम दिखाएंगे। 16,000 है। इंटरेस्ट पेएबल, इसको इस पर एडजस्टमेंट है, फिगर नहीं दिया गया। जब ये पेएबल है ये हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर क्रेडिट साइड पर हम दिखाएंगे। सैलरीज पेएबल, ये भी हमारी लायबिलिटी है, इस पे एडजस्टमेंट है, यहाँ पे फिगर नहीं दिया गया। एडजस्टमेंट में फिगर आएगा, हम एडजस्ट करेंगे। सैलरीज पेएबल, ये भी हमारी लायबिलिटी है। इसके बाद है अनअर्न्ड रिटेनर फीस, फीस एडवांस में रिसीव्ड की है, सर्विसेज फ्यूचर के अंदर परफॉर्म करनी है, ये भी हमारी लायबिलिटी है। पैड कैपिटल, ये ओनर का कैपिटल है 20,000। इसके बाद पैड ड्राइंग्स, ये ओनर का विदड्रॉल है 3,000। ये बैलेंस शीट के आइटम हैं। जो बैलेंस शीट के आइटम हैं जो डेबिट साइड पर गिवन हैं वो बैलेंस शीट की डेबिट साइड पर लिखेंगे, जो क्रेडिट साइड पर गिवन है वो बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। ये जो 10 कॉलम वर्कशीट है ये इनफॉर्मल वर्क है अकाउंटेंट का, यानी कि जब किसी हिसाब किताब को नीट करने से पहले वो क्या करते हैं, इनफॉर्मल वर्क जो है ना परफॉर्म किया जाता है। लेड पेंसिल से, कच्ची पेंसिल के साथ इस काम को करके फिर जो है ना प्रॉपर तरीके से इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट जो है ना ड्रा की जाती है। इनकम स्टेटमेंट में
या तो रेवेन्यू लिखे जाते हैं या एक्सपेंसेस लिखा जाता है। मैचिंग प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई होते हैं। सेम ईयर एक्सपेंसेस या सेम मंथ रेवेन्यू, सेम मंथ एक्सपेंसेस को हम आपस में कंपेयर करेंगे। लीगल फीस अर्नड है, ये हमारी रेवेन्यू है। सैलरीज एक्सपेंसेस ये बिजनेस के एक्सपेंस हैं। मिसलिनियस मुतफर्रिक ये बिजनेस के एक्सपेंस है। ऑफिस रेंट एक्सपेंसेस गिवन नहीं है, एडजस्टमेंट होगी। ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंसेस ज़ीरो है, एडजस्टमेंट होगी। डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस ऑफिस इक्विपमेंट नहीं गिवन, एडजस्टमेंट होगी। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस नहीं गिवन, एडजस्टमेंट होगी। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस नहीं गिवन, एडजस्टमेंट होगी। टोटल ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड 52,600, टोटल ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड 52,600। ये तो हमारे पास सवाल के अंदर जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है, ये डेटा सेम एज इट इज़ मैंने वैसे ही पुट कर दिया है। जो चीज़ें डेबिट पर थी वो डेबिट पर लिखी, जो चीज़ें क्रेडिट साइड पर थी वो क्रेडिट साइड पर लिखी। मैंने बैलेंस शीट के आइटम अलहदा ऊपर लिख दिए, इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स के आइटम जो है ना मैंने नीचे लिख दिए। अब देखिएगा एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट नंबर ए, नो इंटरेस्ट हैज़ येट बीन पेड ऑन द नोट्स पेबल, accrued interest at April 30 amounted to $200। इंटरेस्ट ड्यू ऑन नोट्स पेबल है 200 का, 30 अप्रैल को इंटरेस्ट ड्यू है, लेकिन उसकी अभी तक हमने पेमेंट नहीं की अप्रैल 30 को। डियर स्टूडेंट, ये अनरिकॉर्डेड, मैंने आपको 4 टाइप्स की एडजस्टमेंट पढ़ाई थी। एक होता है अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन बिजनेस बट अगेंस्ट दीज एक्सपेंसेस अमाउंट आर येट टू बी पेबल, कॉल्ड अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस, अनपेड एक्सपेंसेस। जो भी एक्सपेंसेस अनपेड होगा उस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस को डेबिट कर देंगे और पेबल को क्रेडिट कर देंगे। अब इसकी एडजस्टिंग एंट्री क्या बनी? इंटरेस्ट एक्सपेंसेस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। एडजस्टमेंट नंबर ए, यहाँ पे नेचर ऑफ अकाउंट्स में पुट है नंबर ए इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। जो एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट में लिखेंगे, ये है 200, ये एडजस्टमेंट नंबर ए, ये समझाने के लिए साथ ए साथ लिखा है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट का आइटम है, एज एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। इंटरेस्ट पेबल ये लायबिलिटी है, बैलेंस शीट का आइटम है। ये इंटरेस्ट पेबल हमारे पास नेचर ऑफ अकाउंट बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, उसी के सामने आप एडजस्टमेंट में क्रेडिट कर देंगे 200। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट, क्योंकि ये नेचर ऑफ अकाउंट्स ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में लिखे हुए थे। अगर ना लिखे हुए होते मैं इंटरेस्ट एक्सपेंसेस डेबिट कर लेता, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट कर लेता। जो चीज़ एडजस्टमेंट की है उसको एडजस्टमेंट में लिखना है, ट्रायल बैलेंस के अंदर उसको नहीं लिखना। अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड है, रिवाइज कर रहा हूँ। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस डेबिट 200, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट 200। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट में एज एक्सपेंस शो होगा, इंटरेस्ट पेबल बैलेंस शीट में जाकर लायबिलिटी के तौर पे शो किया जाएगा। ये एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गई, जो कि हमने अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस के नाम से पढ़ी थी। दूसरी एडजस्टमेंट है सैलरीज अर्नड बाय द ऑफिस स्टाफ बट नॉट येट रिकॉर्डेड और पेड अमाउंटेड टू $970 एट अप्रैल 30। अप्रैल 30 को सैलरीज ड्यू हैं बट नॉट पेड है 970। ये भी अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस है। सैलरीज एक्सपेंसेस ऑलरेडी इसका नेचर ऑफ अकाउंट्स मौजूद है। सैलरीज एक्सपेंसेस डेबिट 970 ऑलरेडी नेचर ऑफ अकाउंट्स मौजूद था, उसके सामने मैंने लिख दिया। सैलरीज एक्सपेंसेस डेबिट, सैलरीज पेबल क्रेडिट। सैलरीज पेबल बैलेंस शीट अकाउंट्स में आता है क्योंकि पेबल है, लायबिलिटी है। देखिएगा सैलरीज पेबल का ये अकाउंट मौजूद है। सैलरीज पेबल एडजस्टमेंट नंबर बी 970। ये दोनों अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस है। पहला था इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, मैंने लिखा इंटरेस्ट एक्सपेंसेस डेबिट टू इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। दूसरी एडजस्टमेंट थी सैलरीज ड्यू बट नॉट पेड, सैलरीज एक्सपेंसेस डेबिट, सैलरीज पेबल क्रेडिट 970। ये बी 970 से डेबिट है, 970 से क्रेडिट है। ए 200 से 200 से डेबिट है, 200 से क्रेडिट मौजूद है। ये दोनों अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस था। जो भी एक्सपेंस इनकर्ड इन बिजनेस बट नॉट पेड होगा उसको पर्टिकुलर एक्सपेंसेस को डेबिट कर देंगे और उसका पर्टिकुलर एक्सपेंस पेबल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा।
तीसरी एडजस्टमेंट है मैनी क्लाइंट्स आर आस्क्ड टू मेक एन एडवांस पेमेंट फॉर लीगल सर्विसेज to be rendered in future month. These advance payment are credited to the unearned retainer fees account. During April 30, 4,700 of these advances were earned by the business. 4,700 लीगल फीस जो अनअर्नड के नाम से मौजूद थी अब अर्नड की है। इसका मतलब क्या है? एडजस्टमेंट नंबर मैंने आपको 4 बताई थी, लायबिलिटी कन्वर्टिंग इनटू रेवेन्यू है। आप क्लाइंट से वो कहते हैं आपने एडवांस फीस वसूल की थी लीगल फीस के नाम से, अनअर्नड रिटेनर फीस के नाम से, कि फ्यूचर में इसके अगेंस्ट सर्विसेज परफॉर्म करेंगे। फीस पहले ले रखी थी और फ्यूचर में सर्विसेज परफॉर्म करनी थी, और वो किस के नाम से थी? अनअर्नड रिटेनर फीस के नाम से थी। अब इस मंथ के अंदर 30 अप्रैल को जब मंथ एंड हुआ तो आप इसके बदले में 4700 फीस आप अर्न कर चुके। एडजस्टिंग एंट्री होती है बेटे, जो भी लायबिलिटी कन्वर्टिंग इनटू रेवेन्यू होगा, अनअर्नड रिटेनर फीस डेबिट, और क्रेडिट आपका क्या होगा? लीगल फीस अर्नड, क्योंकि आपने जो ऑलरेडी एडवांस फीस वसूल की है उसमें आपने लिखा कि आप अनअर्नड रिटेनर फीस के नाम से लिख चुके हैं, और ये किसके नाम से था? ये लीगल फीस अर्नड थी। तो क्रेडिट क्या होगा? लीगल फीस अर्नड। लायबिलिटी कन्वर्टिंग इनटू रेवेन्यू, अब आपकी लायबिलिटी खत्म हो गई, वो रेवेन्यू के अंदर कन्वर्ट हो गई। अनअर्नड रिटेनर फीस नाउ अर्नड है, जो एडवांस में अमाउंट हमने रिसीव्ड की थी कि फ्यूचर में उसके बदले में हम सर्विसेज डिलीवर करेंगे, कि हमने एडवांस तो रिसीव किया था 15,020, लेकिन उसके अगेंस्ट इस मंथ के अंदर हमने 4,700 की सर्विसेज डिलीवर्ड कर दी हैं। तो एंट्री बनती है अनअर्नड रिटेनर फीस डेबिट, लीगल फीस अर्नड क्रेडिट। अनअर्नड आपकी लीगल फीस डेबिट हो गई और लीगल फीस अर्नड क्रेडिट हो गया। आपकी लायबिलिटी यानी कि जितना वर्क आपने परफॉर्म कर लिया उतनी आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो गई। वहीं लायबिलिटी कन्वर्ट इनटू रेवेन्यू हुआ, लायबिलिटी कन्वर्टिंग इनटू रेवेन्यू, लायबिलिटी वो डेबिट हो जाएगी और आपकी वो रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है नंबर डी, सम क्लाइंट्स आर नॉट बिल्ड अनटिल ऑल सर्विसेज रिलेटिंग टू देयर मैटर हैव बीन रेंडर्ड एज ऑफ अप्रैल 30। सर्विसेज प्राइसेस at $2,780 had been rendered to these clients but had not yet been recorded in the accounting record। $2780 की सर्विसेज हमने रेंडर्ड की, लेकिन उसके अगेंस्ट हमें अमाउंट रिकवर्ड नहीं हुई। ये अनरिकॉर्डेड रेवेन्यू है। सर्विसेज हैज़ बिन गिवन बट अगेंस्ट दीज सर्विसेज अमाउंट आर येट टू बी रिसीवेबल, कॉल्ड रिसीवेबल रेवेन्यूज। तो आपकी ट्रांजैक्शन बनेगी, आप सर्विसेज डिलीवर्ड कर चुके हैं क्लाइंट्स को, अपने ग्राहक को, लेकिन उसके अगेंस्ट वो कहते हैं जब आपका काम मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद आपको उसकी अमाउंट रिकवर होगी, अभी रिकवर नहीं हुई। तो इसकी ट्रांजैक्शन बनती है लीगल फ़ी रिसीवेबल डेबिट टू लीगल फीस अर्न क्रेडिट। लीगल फ़ी रिसीवेबल आपका एसेट है, बैलेंस शीट अकाउंट्स के अंदर मौजूद है। एडजस्टमेंट में आइए, नंबर डी एडजस्टमेंट, लीगल फ़ी रिसीवेबल के सामने 2780। लीगल फीस अर्नड ऑलरेडी आपने जहाँ पे नंबर सी लिखा है, नंबर डी भी उसी से रिलेट है, 2780। एक तो अनअर्नड फीस अर्नड हुई तब भी लीगल फीस क्रेडिट हुआ, एक ये है कि रिसीवेबल रेवेन्यू है कि आपने रेवेन्यू अर्नड किया लेकिन उसके अगेंस्ट अमाउंट आपको रिकवर नहीं हुई। एडजस्टमेंट समझाई थी, अनरिकॉर्डेड रेवेन्यू, रिसीवेबल रेवेन्यू, सर्विसेज आप दे चुके लेकिन उसके अगेंस्ट अमाउंट रिकवर करनी है, अमाउंट जिनसे वसूल करनी है वो रिसीवेबल है। रिसीवेबल आपका एसेट है, वो डेबिट हो गया क्योंकि रिसीवेबल है, सर्विसेज के अगेंस्ट है। तो दूसरी तरफ आपकी ये रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू आपका क्रेडिट हो गया। कौन सी रेवेन्यू है? लीगल फीस अर्नड। ये दोनों एडजस्टमेंट लीगल फीस अर्नड की हैं, नंबर सी और डी। अब इसके बाद नंबर ई, ए प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी वाज परचेज्ड ऑन अप्रैल 30। The premium of $3,000 for the first 6 months was paid and recorded as unexpired insurance। 3,000 इंश्योरेंस पॉलिसी का हमने
पेड किया 1 अप्रैल को 6 मंथ के लिए। अब हमारे पास देखिएगा अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस मौजूद है 3000। वो कहते हैं ये 6 मंथ का दिया था। 3000 अगर 6 मंथ का है, 3000 डिवाइडेड बाई 6 करें, इट मीन्स कि ये बनता है 500 पर मंथ। जब 30 अप्रैल होगा अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 1 मंथ का आपका एक्सपायर्ड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये आपकी एडजस्टमेंट है एसेट्स कन्वर्टिंग इनटू एक्सपेंसेस। तो ट्रांजैक्शन बनती है जब अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड होगा, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस डेबिट, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्रेडिट। अब इंश्योरेंस एक्सपेंसेस आपने यहाँ पे पुट किया हुआ है, एक्सपेंस है, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस डेबिट 500 से, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्रेडिट 500। ये समझाने के लिए मैंने इसके सामने ये एरो का निशान दिया है, ये इसकी एडजस्टमेंट है। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस डेबिट, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्रेडिट। जब भी आपका एसेट्स कन्वर्ट इनटू एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, वो एसेट जो है ना क्रेडिट हो जाएगा। लिहाजा आपका प्रीपेड जो इंश्योरेंस था वो एक्सपायर्ड हुआ, यूज्ड हुआ, ख़त्म हुआ। 6 महीने का एडवांस दिया था, 1 मंथ आपका 30 अप्रैल को एक्सपायर्ड हुआ, यूज्ड हो गया, तो 1 मंथ का आपने अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस को एक्सपायर्ड कर लेना है, यूज़ कर लेना है। ट्रांजैक्शन बनी इंश्योरेंस एक्सपेंसेस डेबिट टू प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्रेडिट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है नंबर F। द बिजनेस रेंट एन ऑफिस एट ए मंथली रेट ऑफ $1600 ऑन अप्रैल 1st। 3 month रेंट वाज पेड इन एडवांस एंड चार्ज टू द प्रीपेड रेंट अकाउंट। अप्रैल 1 को 3 महीने का किराया एडवांस पेड किया था, 1600 रुपये पर मंथ था। 3 महीने का एडवांस दें तो प्रीपेड ऑफिस रेंट बनता है 4800। 1600 रुपये पर मंथ है, 3 महीने का 4800 जो कि रिकॉर्ड का हिस्सा है। जब 30 अप्रैल होगा, आपने अप्रैल 1 को एडवांस दिया 3 महीने का, जब अप्रैल 30 होगा तो 1 मंथ का आपका प्रीपेड ऑफिस रेंट जो है ना एक्सपायर्ड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आपका ये भी एडजस्टमेंट वैसे है कि आपका एसेट्स कन्वर्टिंग इनटू एक्सपेंस है, तो आपकी ट्रांजैक्शन ये बनेगी ऑफिस रेंट एक्सपेंसेस डेबिट 1600, प्रीपेड ऑफिस रेंट क्रेडिट 1600। एसेट कन्वर्टिंग इनटू एक्सपेंस हुआ, ऑफिस रेंट एक्सपेंस डेबिट टू प्रीपेड ऑफिस रेंट क्रेडिट। एसेट कन्वर्ट इनटू एक्सपेंस हो गया कि आपका प्रीपेड रेंट दिया हुआ 1 मंथ का यूज्ड हो गया, ख़त्म हो गया, एक्सपायर्ड हो गया। नेक्स्ट नंबर जी है ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड एट अप्रैल 30 अमाउंटेड टू $800। ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड। अब ऑफिस सप्लाईज दफ्तर का सामान है हमारे पास, ये है 1460 का, 1460 का है, लेकिन वो कहते हैं 30 अप्रैल को ये ऑफिस सप्लाईज जो ऑन हैंड बचा वो बचा है 800 का। 1460 में से अगर 800 का बाकी बच जाए तो यूज्ड कितना हुआ? 660 का यूज्ड हो गया। ये भी आपका एसेट कन्वर्टिंग इनटू एक्सपेंसेस है। ऑफिस सप्लाईज यूज्ड हो गया, जो सामान हमारे पास एग्जिस्ट था 1 महीने के अंदर जितना यूज हुआ वो ऑफिस सप्लाईज है, तो एंट्री बनेगी ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंसेस डेबिट, अमाउंट उसकी 660, और क्रेडिट होगा आपका ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस सप्लाईज आपका क्रेडिट हो गया 660, बाकी ऑटोमेटिकली वो 800 का ऑफिस सप्लाईज मौजूद रहेगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि आपके पास 800 का 30 अप्रैल को बकिया सामान मौजूद है, तो बाकी जो आपके पास जो था पहले से जो मौजूद था वो 1460 का था। अगर 800 का बाकी मौजूद है तो जो डिफरेंस है वो आपका यूज्ड हो गया, इस्तेमाल हो गया। ये भी आपका दो आपके प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हुआ, प्रीपेड ऑफिस रेंट एक्सपायर्ड हुआ, ऑफिस सप्लाईज आपकी यूज्ड हुई, ये आपके क्या थे? एसेट कन्वर्टिंग इनटू एक्सपेंस थे। लास्ट एडजस्टमेंट है द ऑफिस इक्विपमेंट वाज परचेज्ड ऑन अप्रैल 1 एंड बीइंग डेप्रिसिएटेड ओवर एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर।
अब ऑफिस इक्विपमेंट हमने 1 अप्रैल को ली थी, जो कि ऑफिस इक्विपमेंट का फिगर गिवन है 26,400 का। ऑफिस इक्विपमेंट का फिगर ये है 26,400 का गिवन है। ये समझाने के लिए इधर लिख रहा हूँ 26,400। वो कहते हैं इसकी जो लाइफ है वो 10 ईयर है। तो आप क्या करें, 26,400 डिवाइडेड बाई 10 कर लें, तो ये बनता है 2640, 2640। ये पर एनम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है। सालाना ये एसेट आपका डिप्रिसिएट होगा, इसकी वैल्यू ख़त्म होगी 2640, क्योंकि इसकी लाइफ है 10 ईयर। 10 ईयर के बाद ये ख़त्म हो जाएगा ऑफिस इक्विपमेंट। अब ये अप्रैल 1 को लिया था, हम हिसाब किताब बना रहे हैं 30 अप्रैल का पर मंथ के लिहाज से। तो साल में जो आपके मंथ हैं वो 12 हैं, डिवाइड बाई 12 कर लें, तो पर मंथ ये जो बनेगा डिवाइड बाई 12 करने से पर मंथ डिप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होती है वो आपके पास है 220 ये आपकी डिप्रिसिएशन कैलकुलेट हुए। तो एडजस्टिंग एंट्री क्या बनी, डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट 220। कंट्रा एसेट्स ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है, ये भी आपका एसेट कन्वर्टिंग इनटू एक्सपेंस है। अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट ये फिगर ऊपर मौजूद है। अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट 220। ये ऑल एडजस्टमेंट मैंने हल कर दी। अब ज़रा चेक कर लीजिएगा कि जितना आपने डेबिट किया उतना आपका क्रेडिट साइड पर मौजूद है। मैंने ए में 200 डेबिट किया, यहाँ पे क्रेडिट भी मौजूद है। बी के अंदर यहाँ पे 970 डेबिट है, तो 970 क्रेडिट भी मौजूद है। नंबर सी के अंदर 4700 डेबिट है, तो 4700 क्रेडिट पर भी मौजूद है। नंबर डी के अंदर 2780 डेबिट पर मौजूद है, तो 2780 क्रेडिट साइड पर भी मौजूद है। नंबर ई के अंदर 500 डेबिट पर है, तो 500 क्रेडिट पर भी है। नंबर एफ पे 1600 डेबिट पे है, तो 1600 क्रेडिट पर भी मौजूद है। इसके बाद नंबर जी है 6